हरचंद जी और संतोषी देवी की आज सालगिरह थी। दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को बधाई देकर खीर खा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि तभी अचानक से उनकी बहू पायल घर पर आई। जब उसने अपने सास ससुर को साथ में बैठे मुस्कुराते देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। गुस्से में झल्लाते हुए आई और चिल्लाते हुए बोली, ज़रा देर घर से बाहर क्या निकलो, दांत खिंचाने बैठ जाते हैं दोनों। और ये क्या खीर बनाई है मेरे बिना इजाज़त? मेरी रसोई में कदम कैसे रखा तुमने? इतनी हिम्मत बढ़ गई क्या तुम्हारी? बुढ़ापे में भी जीभ का चटोरापन सूझता रहता है दोनों को। मैं पार्टी में क्या गई, दोनों पूरे घर में लपलपा गए। चुपचाप अपने कमरे में बैठा रही जाता क्या तुमसे? पैर कब्र में लटके हुए हैं दोनों के और मेरी पीठ पीछे पार्टियां चल रही है। हद होती है बेशर्मी की। बुढ़ापे में भी चैन नहीं। ये आप दोनों का घर नहीं है। अगर इस घर में रहना चाहते हो तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना दरवाज़ा खुला है, जा सकते हो। और भी एक बेटा है आपका, मैंने ही ठेका नहीं लिया आपका। यह कुछ अलग तो दिया नहीं आपने मुझे, जो जेठानी जी को दिया वही सब मेरे पास है, इसमें कोई अलग बात नहीं। तभी हरचंद जी डरी सहमी आवाज़ में बोले, बहू हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? खीर ही तो बनाई है। इस पर पायल और ज़ोर से चिल्लाई, मुझसे बिना पूछे कैसे बनाई आपने खीर? पता है दूध कितना महंगा है? पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। और अगर बनानी ही थी तो मेरे पार्टी में से आने का इंतज़ार कर सकते थे। सब्र नहीं होता क्या? मुझे दही भी जमानी थी। अब ले आओ दूध। सारा दूध गटक गए दोनों। हमेशा अपनी मनमर्जी करते हैं। इस पर संतोषी देवी बोलती हैं, बहू मैंने खीर के लिए थोड़ा सा ही दूध लिया था, बाकी बचा हुआ रखा है। तुम बच्चे को जन्म देने वाली हो बहू। इस हालत में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है बेटा। तब पायल बोलती है, मुझे पाठ मत पढ़ाओ यहाँ कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। तुम बुढ़े से पूछने की ज़रूरत नहीं मुझे। अगर आगे से मेरी रसोई में मेरे बिना इजाज़त के कदम भी रखा तो आपके लिए ये ठीक नहीं होगा। इस पर संतोषी देवी बोलती है, बहू मेरे बेटे के ही तो कमाई का खाते हैं। तुम क्यों इतना भड़क रही हो? कौन सा तुम कमाती हो जो हमें इतना सुना रही हो? अगर थोड़ा सा खर्च हमने कर लिया तो क्या हो गया? इतना सुनते ही पायल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तभी पायल के पिता घनश्याम जी वहां आ पहुँचे। उन्होंने दरवाजे से ही अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। वो दरवाजे के आड़ में खड़े होकर सारा नज़ारा देखने लगे। उन्होंने देखा पायल ने झपट के अपने सास ससुर के हाथ से खीर की कटोरी छीनकर नीचे फेंक दी और बोली, ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ और आपका बेटा कल था आपका, अब वो मेरा पति है और मैं उनकी पत्नी। और पति के हर चीज़ पर पहले उसकी पत्नी का हक होता है, ना कि तुम जैसे बूढ़े बुढ़िया का। मैं जैसा कहूँगी वैसा ही तुम लोगों को मानना होगा। अपनी मन मर्जी मत चलाओ। ये कहकर पायल तमकते हुए अपने कमरे में चली गई। संतोषी देवी और हरचंद जी की आंखें भर आई। वो अपने भाग्य को रोने लगे। संतोषी देवी और हरचंद जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा महेश और छोटा बेटा सुरेश। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी दूसरों के मुकाबले उन्होंने अपने दोनों ही बेटों को बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। मेहनत मजदूरी करके पढ़ लिख कर बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा सुरेश आर्मी में भर्ती हो गया। दोनों दंपति अपने बच्चों की तरक्की देखकर काफ़ी खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया, जीवन भर संघर्ष किया। दोनों ही बेटों ने प्रेम विवाह किया था। बड़ा बेटा महेश अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और वहीं डॉक्टरी करने लगा, जबकि छोटा बेटा सुरेश आर्मी में अफसर था तो वो भी अपनी ड्यूटी पर ही रहता था। संतोषी जी और हरचंद जी अपनी छोटी बहू पायल के पास रहते थे। सुरेश अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम करता था।
जबकि उनके बड़े बेटे महेश को उनकी इतनी परवाह ना थी। वो तो अपनी गृहस्थी में ही रच बस गया था, विदेश जाकर। बस पायल को इसी बात का गुस्सा रहता था हमेशा कि बूढ़े बुढ़िया की देखभाल अकेले मैं ही क्यों करूं, और अपने सास ससुर को तंग करती रहती। छोटी छोटी बातों को लेकर भी अपने सास ससुर को सुनाती। हरचंद जी आज रो रहे थे और खुद को कोस रहे थे कि क्यों उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा, क्यों उन्होंने अपने बेटों के अच्छे ग्रेजुएशन के लिए अपना घर तक भेज दिया था, और आज ये हालत हो गई कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। दोनों बूढ़े बुढ़िया यहीं बैठे हैं अभी। चलिए सासू माँ, जल्दी से फर्श पर गिरी खीर साफ कीजिए। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, सारा फर्श गंदा कर दिया। बड़े आए सालगिरह मनाने वाले, बुढ़ापे में भी रोमांस सूझ रहा है दोनों को। पायल के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोनों दंपत्ति की तंद्रा टूटी। बेचारी संतोषी देवी ने आंखों में आंसू लेकर फर्श साफ किया, पोछा लगाया और बाहर दरवाजे की आड़ में खड़े पायल के पापा घनश्याम जी ये सब देखकर अंदर तक हिल गए। वो उल्टे पैरों से ही अपने घर वापस लौट गए। उनकी अंदर आने की हिम्मत भी ना हुई और आकर बरामदे में सोफे पर बैठ गए। आज वो परेशान हैरान थे। तभी पायल की मम्मी जानकी जी अपने पति घनश्याम जी को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप तो पायल के ससुराल गए थे, वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? आप दुखी लग रहे हो, क्या हुआ जी, बताइए ना। तब पायल के पिता घनश्याम जी रौंदे गले से बोले, जानकी, हमने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा तो दे दी, परंतु उसे इंसानियत क्या होती है इसका पाठ ना पढ़ाया। हमारी परवरिश में कमी रह गई। घनश्याम जी की आंखें भर आई। जानकी, आज जब मैं पायल के घर पहुंचा तो मैंने देखा वो अपने बूढ़े सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रही थी। जानकी जी बोली, तो आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं, उसे समझाते डांटते। इस पर पायल के पापा बोले, जानकी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। वो इस तरह का व्यवहार कर रही थी कि मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत ना हुई उसके पास जाने की, तभी तो मैं बाहर से ही वापस लौट आया। मुझे लगता है हमें हमारी बेटी से अपना रिश्ता ख़त्म कर लेना चाहिए। नहीं जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं एक पिता होकर? आखिर वो हमारी ही बच्ची है। अगर औलाद अपने रास्ते से भटक जाए तो उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए, वरना रिश्ता तोड़ लेने से उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आने वाला। घनश्याम जी कहते हैं, जानकी, आज बहुत ही असहाय सा महसूस कर रहा हूँ मैंने अपनी बेटी पायल को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, पर उसे अच्छा इंसान ना बना पाया। छोड़िए आप ये सब, ये वक्त टूटने का नहीं है, आपको संभलना होगा। आप कल जाकर पायल को यहीं लेकर आइए, आगे मैं देखती हूँ कि क्या करना है उसके साथ। ठीक है जानकी, तुम कहती हो तो मैं उसे लेकर आऊँगा। अगले दिन घनश्याम जी अपनी बेटी पायल के ससुराल जाते हैं और हरचंद जी और संतोषी देवी को प्रणाम करते हैं। वो उनसे आशीर्वाद लेते हैं और हालचाल पूछते हैं और अपनी बेटी पायल को घर ले आने की अनुमति मांगते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बेटी पायल को उसके मायके ले जाना चाहता हूँ, उसकी मम्मी बुला रही है। पायल खड़ी अपने सास ससुर को घूरती है और बोलती है, अरे पापा, इसमें इतना पूछने वाली बात कौन सी है? वैसे भी मैं अपने ही घर तो जा रही हूँ। और पायल अपने पापा घनश्याम जी के साथ अपने मायके आ जाती है। आते ही अपनी मम्मी से मिलती है। आ गई बेटी पायल, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अरे मम्मी, वो सब छोड़िए, आप ये बताएं मेरी दादी कहाँ है? अरे होगी यहीं कहीं, मुझे क्या पता, मैं कोई उनके आगे पीछे थोड़ी लगी रहती हूँ। मुझे घर के और भी तो कितने काम होते हैं, अब मैं क्या उनके पीछे रहूँ? और बता बेटी, दामाद जी कैसे हैं? मम्मी, वो ठीक है, अगले महीने आएंगे। मम्मी, दादी दिख नहीं रही, वो है कहाँ?
पायल फिर से वही सवाल करती है अपनी मम्मी जानकी जी से और चारपाई से उठकर चारों तरफ घर में आवाज़ लगाते हुए अपनी दादी को ढूंढने लगती है। दादी, दादी, कहाँ हो आप? देखो आपकी पायल आई है। पायल अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी और उसकी दादी भी उसे बहुत प्यार करती थी, परंतु पायल की दादी कुछ नहीं बोलती। तभी पायल की नज़र बाथरूम के पास जाती है। वो देखती है कि उसकी दादी बदहवास सी बाथरूम के बाहर पड़ी है। वो दौड़कर उनके पास जाती है। दादी, क्या हुआ आपको? आप यहाँ क्यों पड़ी हो? मम्मी, आपने दादी को यहाँ क्यों डाल रखा है? पायल रोते हुए पूछती है। अरे पायल बेटा, तू इस बुढ़िया को छोड़। हर वक्त जीभ का चटोरापन करती रहती है ये बुढ़िया, इसलिए पेट खराब हो गया। अब कल से बार बार कपड़े गंदे कर रही थी। सारा कमरा दुर्गंध से भर दिया था इस बुढ़िया ने, इसीलिए बाथरूम के बाहर डाला है मैंने इसे। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मुझे। लेकिन मम्मी, अगर इन्होंने अपनी पसंद का कुछ खा भी लिया तो क्या हो गया? क्या बुढ़ापे में खाने का मन नहीं करता? जो आप इनके साथ ऐसा कर रही हो, आप इन्हें दवा दिला देती। क्यों इनकी इतनी बेकदरी कर रही हो मम्मी? अब पायल अपनी दादी को उठाकर उनके कमरे में ले गई, परंतु पायल की मम्मी जानकी जी उसकी दादी को फिर से बाथरूम के पास ले जाने लगी कि बुढ़िया सारा बिस्तर गीला कर देगी, फिर मुझे ही साफ करने पड़ेगा। मम्मी, आपको क्या हो गया? तू चुप कर। ये अब तेरा घर नहीं है। मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूँगी वैसा करूँगी। तुझे क्या मतलब इस सब से? तू इस घर की मेहमान है और मैं इस घर की मालकिन। तभी पायल गुस्से में बोली, मम्मी, आपको क्या हो गया? आप एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो आपकी माँ समान है। अरे कम से कम बुढ़ापे में इनकी उम्र का तो लिहाज कीजिए। और पापा, आप भी मम्मी का साथ दे रहे हैं। देख नहीं रहे वो दादी के साथ इतना गलत कर रही हैं कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? और अगर मम्मी आप इस घर की मालकिन हो तो ये घर दादी के बेटे का भी है और पहले दादी का है। आप ये कैसे भूल गई? तभी पायल के पापा घनश्याम जी उसका हाथ पकड़कर उसके गाल पर एक तमाचा मारते हैं। पायल गाल पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। चुप कर पायल, जैसे तुम भूल गई बेटी कि जिस इंसान की तू पत्नी है उसी इंसान के माँ बाप के साथ, यानी तू अपने सास ससुर के साथ जिस लहजे में पेश आती है, उन्हें दुखी करती है। वो अपनी पसंद का कुछ खाना चाहे तो तू उनके हाथ से वो चीज़ छीनकर फेंक देती है। उनसे ऊंची आवाज़ में बात करती है, उनके साथ जीभ जोरी करती है, उन्हें तंग करती है, खाने पीने के लिए भी तड़पा देती है। तुमसे ही सीखा है बेटी हमने ये सब। जब तू कल अपने सास ससुर की फटकार लगा रही थी, तब मैं वहीं दरवाजे की आड़ में ये सब सुन देख रहा था। ये सुन पायल धम से ज़मीन पर बैठ गई। वो सोच में पड़ गई। पायल की दादी बोली, पायल बेटी, हमने तेरे सारे शौक़ पूरे किए, तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, और जिस आदमी की तू पत्नी है उसी के माँ बाप का तिरस्कार करती है। जिस आदमी के पैसों से तू ऐश करती है उसी के जन्मदाता को कोसते काटती है। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए? तुम ही सोचो, अगर दामाद जी को इस सब का पता चल गया तो तेरा क्या होगा? क्या उसे अच्छा लगेगा कि उसके बूढ़े माँ बाप को ऐसे तड़पाती है? क्या तुझे वो माफ़ कर पाएगा? ये सब जानकर तूने कभी अपनी माँ को मेरा तिरस्कार करते देखा तो फिर तू ऐसा क्यों कर रही है? हमने तेरे कहने पर तेरा प्रेम विवाह भी किया, फिर भी तू ऐसे कर रही है अपने बूढ़े सास ससुर के साथ। इतना सुनते ही पायल फूट फूट कर रोने लगी और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने लगी। मम्मी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सिर्फ यही सोचती रही कि मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे पति से है और मेरे सास ससुर तो दोनों के हिस्से में आएंगे, लेकिन जेठ जी उन्हें मेरे पास छोड़कर चले गए। मुझे गुस्सा आता कि मैं उन्हें अकेले क्यों रखूं? हक तो दोनों का बराबर का है। इस पर पायल की मम्मी जानकी जी
उसे समझाते हुए कहती है कि बेटी, उनकी करनी उनके साथ और तेरी करनी तेरे साथ। अगर वो तेरे सास ससुर को नहीं रखना चाहते तो वो उनकी गलती है, परंतु तू क्यों पाप की भागीदार बन रही है? अगर तू भी ऐसे ही करेगी तो उनमें और तुझ में फ़र्क क्या ही रह जाएगा? तू ही सोच। पायल अपने मम्मी पापा और दादी से माफ़ी मांगती है और वापस अपने ससुराल चली जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ससुराल आते ही वो अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए लगभग गिड़गिड़ाने लगती है। माँ, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया, आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपका तिरस्कार किया। मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पायल के सास ससुर उसे माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं, बहू, बुढ़ापे में माँ बाप को सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के प्यार की ज़रूरत होती है। हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू हमारे साथ दो बोल प्यार के बोल लिया कर। हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। इस पर पायल आंसू पोंछते हुए कहती है, माँ जी, सिर्फ प्यार से बोलना ही नहीं, आपको प्यार से खाना भी खिलाया करूँगी। और जाकर खीर बनाकर लाती है। लीजिए माँ, बाबूजी, आज आप मेरे हाथ से खीर खाइए। ये देखकर हरचंद जी और संतोषी देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुश होते हैं कि चलो, उनकी बहू को देर से ही सही, परंतु सब समझ तो आया। वो अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अपने माँ बाप का मान सम्मान करें। माँ बाप को खुश रखने में भगवान भी खुश रहता है और माँ बाप को दुखी रखने से भगवान भी दुखी होता है। और अगर भगवान खुश नहीं होता तो इंसान भी कभी सुखी नहीं रह पाता। दोस्तों, जो पायल के पापा घनश्याम जी ने किया था वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।